की बार मोदी सरकार, क्या ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं? क्या सच में नरेंद्र मोदी चाणक्य के नीतियों पे चलते हैं? आखिर क्यों न्यू गिनी के पीएम मोदी के चरण स्पर्श करते हैं? कैसे एक नेता सिर्फ वोट नहीं बल्कि एक पूरा देश बदल रहा है? आपने खेला होबे तो जरूर सुना होगा और अब की बार मोदी सरकार ये भी शायद सुना ही होगा। लेकिन इन स्लोगन्स के पीछे का क्या राज है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं मोदी आने गारंटी पूरा होने की या फिर ये एक ऐसी रणनीति है जिसके पीछे एक महान दिमाग छुपा हुआ है? एक ऐसी राजनीति जो 21st सेंचुरी के भारत को एक नया रूप दे रही है। वो राजनीति जो हमेशा से विश्वगुरु बनने का सपना देखती थी। और आज हम उन रणनीतियों की गहराइयों में उतरेंगे जिसकी झलक चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। क्या सच में नरेंद्र मोदी चाणक्य के नीतियों पे चलते हैं और कैसे ये नीतियां भारत को आगे बढ़ा रही है? चलिए जानते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई सवालों का जवाब ढूंढना होगा। क्या एक आम आदमी का पीएम बनना सिर्फ किस्मत का बात था या इसके पीछे एक मास्टर प्लान था? जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन जैसे कठोर फैसले लेने की हिम्मत कहाँ से आती है? और इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की बढ़ती ताकत के पीछे कौन सी डिप्लोमेटिक गेम चल रही है? आखिर क्यों न्यू गिनी के पीएम मोदी जी के चरण स्पर्श करते हैं? इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को वर्ल्ड लीडर यूएसए का टैरिफ का खौफ क्यों नहीं है? Trump has targeted India yet again. और चाइना भी क्यों भारत का सपोर्ट करते हुए भारत को भाई भाई कह रहा है? हम इन सभी सवालों का जवाब आज ढूंढेंगे, लेखा जोखा करेंगे चाणक्य और मोदी की रणनीतियों का और देखेंगे कि कैसे एक नेता सिर्फ वोट नहीं बल्कि एक पूरा देश बदल रहा है। हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है एंड आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है हमारी इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञान दीप में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम लाते हैं अनफिल्टर्ड कंटेंट्स आपके सामने बिना किसी फिल्टर के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उनकी राजनीतिक चाणक्य नीतियों की। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव कमजोर हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था दोस्तों। इसके पीछे कई सोची समझी रणनीतियां थी, जैसे विपक्ष को कमजोर करना। मोदी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता बल्कि उन्होंने अपने अपोजिशन को बारीकियों से समझा, उन्हें स्टडी किया, चाहे वो कांग्रेस मुक्त भारत का एजेंडा हो या फिर रीजनल पार्टीज को उनके ही घर में हराना हो। ये सब कुछ दबदबा बना के रखा और जनता के दिल में अपना जगह बना लिया। दूसरी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजनीति थी कि नए वर्ग को जोड़ना। वो जानते थे कि देश का फ्यूचर युवा और महिला है, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मुद्रा योजना जैसे स्कीम्स को लाया गया। रूरल एरियाज में सब्सिडी लोन स्कीम्स चलाए गए। रूरल महिलाओं को व्यापार करने के लिए भी काफी स्कीम्स चलाए गए। फिर सडनली वो लेके आते हैं डिजिटल रणनीति। सोशल मीडिया पर मोदी की मौजूदगी बेमिसाल है। वो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब का इस्तेमाल करके सीधा जनता तक जुड़ते हैं। इससे अपोजिशन को उनके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का मौका बहुत ही कम मिला। बिलीव मी दोस्तों, हम सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और इसी का फायदा बीजेपी ने उठाया। डिजिटली हमारे माइंड को डाइवर्ट करके रख दिया और हमें पता भी नहीं चला कि हम उनका पोस्ट देखते देखते कब हम उनके फैन हो गए। और फिर आता है इकोनॉमिक चाणक्य नीति, जिसका पहला स्टेप था डिमोनेटाइजेशन। याद है जब रात 8 बजे मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। We have decided the 500 rupee and 1000 rupee currency note will no longer be legal tender from midnight to पूरे देश में हलचल मच गई थी। इस फैसले का उद्देश्य था काला धन और नकली नोटों को खत्म कर देना एंड ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन उस समय का हमारा माइंडसेट ने हमें मोदी जी का और बड़ा फैन बना दिया कि कैसे वो आते ही काला धन मुक्त भारत बनाने लग गए। डिमोनेटाइजेशन के कारण कई डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ऐसा रफ्तार मिला कि आज एक झोपड़ी से लेके बड़ा महल तक सभी लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने लग गए। वो लोग भी जिनका 2014 से पहले बैंक अकाउंट तक नहीं था एंड आज वो भी यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं एंड आज डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत वर्ल्ड फोरम्स में लीड कर रहा है। फिर आता है जीएसटी। जब जीएसटी लागू हुआ तो पहले थोड़ा कंफ्यूजन तो था, लेकिन इससे देश भर में टैक्स सिस्टम एक टर्न देते हुए उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया
आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसका मकसद था भारत को इंपोर्ट डिपेंडेंट से एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाना, एंड ऐसा हुआ भी। 2014 की तुलना में आज भारत 67% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। जहां 2014 में $318 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ करता था, वही आज $825 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है हमारे प्यारे भारत से। एंड कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अब बढ़ के $900 बिलियन होने वाला है टिल द एंड 2026। अब हम सिर्फ चीजें खरीदते नहीं है, बल्कि हम खुद बनाते हैं एंड इवन उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। एंड दोस्तों बिलीव मी, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है एंड सस्टेनेबल हो रहा है, जिसकी वजह से कई डेवलप्ड नेशन हमारे ऊपर एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगा रहे हैं। दोस्तों अभी हमें ये देखने को भी मिल रहा है कि उनकी टैरिफ उन कंट्रीज के लीडर पे ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि बैक एंड में मोदी का दिमाग प्रोग्राम किया गया है चाणक्य की नीतियों की सॉफ्टवेयर के साथ, जिससे पूरा सुपर पावर खौफ में है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोदी जी के फॉरेन पॉलिसीज, विदेश नीति में भी मोदी ने चाणक्य का साम दाम दंड भेद अपनाया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो मोदी ने रशिया, इजराइल, जापान, यूएई, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कई सारे बड़े बड़े देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। G20 जैसे मंचों पर उनकी नेताओं के साथ केमिस्ट्री साफ दिखती है, बल्कि इस बार तो SCO में भी सभी ने देख ही लिया कि मोदी जी की खातिरदारी में उनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द इतने रेस्पेक्ट से भरे हुए थे कि जो चाइना हमारे बारे में ना जाने कितना बुरा भला कहता था आगे, आज वही चाइना हमसे अपना साथ मांग रहा है कि वो एक नया वर्ल्ड फोरम बना सके हमारा साथ मिलके। एंड दोस्तों सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात करें तो पहले तो मोदी जी ने अफ्रीका को G20 में ज्वाइन करवा के अपना विश्व गुरु होने का सबूत प्रस्तुत किया, जिसका फलस्वरूप न्यू गिनी के PM मोदी जी का चरण स्पर्श करते हुए देखा गया। एंड फिर जब मीडिया ने न्यू गिनी के PM से पूछा कि आपने उनका चरण क्यों स्पर्श किया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं मोदी जी को अपना आइडल मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ एंड मोदी जी के आइडियोलॉजीज पे चलता हूँ। दोस्तों ये सिर्फ हमारा PM के लिए नहीं, बल्कि हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। एंड इवन मोदी जी ने योगा, आयुर्वेदा एंड भारतीय संस्कृति को इंटरनेशनल फोरम्स पे प्रमोट किया है, जिससे भारत की ग्लोबल इमेज बहुत हद तक सुधरी है। एंड पड़ोसियों की रणनीति पे बात करें तो आज मोदी की चाणक्य नीति इतनी कारगर हुई कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जब भी कोई आम जनता के साथ इंटरव्यू होता है तो उनका यही कहना है कि हमें भी PM चाहिए नरेंद्र मोदी जैसे, और हमें CM चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसे। दोस्तों अगर बिलीव नहीं होता तो इंटरनेट में कई सारे ऐसे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जनता ही चाहते हैं कि वहां में मोदी और योगी का लीडरशिप हो एंड उनका शासन चले। तो क्या चाणक्य सिर्फ राजनीति तक सीमित था? बिल्कुल नहीं, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर भी जोर दिया था। इसी तरह मोदी जी ने भी कई सारे सामाजिक सुधार के लिए योजना का शुभ आरंभ किया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कई सारे ऐसे नारे लगाए जो जनता के सीधे दिलों तक जा पहुंचे, और फिर भारत के जनता ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया 2024 के इलेक्शंस में। तो दोस्तों यही थी मोदी जी के चाणक्य नीति का एक छोटा सा विश्लेषण। लेकिन क्या हर रणनीति कारगर होती है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे में अभी भी बड़े चैलेंजेस है। आज भी ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जो खाने के मोहताज है। पर एक बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत की राजनीति बल्कि अर्थव्यवस्था और समाज को भी एक नया तरीके से सोचने का मौका दे रहे हैं। उनका चाणक्य नीति ने भारत को आगे बढ़ाया है, लेकिन आने वाले समय में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या भारत सच में एक विश्व गुरु बन पाएगा, या फिर ये सब एक पॉलिटिकल ग्लिच है जो आया, 15 साल रूल किया एंड गायब हो गया। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। सही में अगर आपको लगता है कि कंटेंट अनफिल्टर्ड था एंड वीडियो आपको सही में अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों ऐसे ही ज्ञान भरे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो एवं सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आज के लिए जय भारत, जय हिंद, जय आय असम।